दोस्तों 23 मार्च 2023 को Z5 पर एक सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम था ताज। मेरे ख्याल से ये सीरीज एक डीप एनालिसिस था अकबर की पूरी लाइफ के बारे में। सीरीज में अकबर का किरदार निभाया है वन ऑफ द ग्रेट एक्टर नसरुद्दीन शाह ने। इसे देखने के बाद वी कुड एनालाइज द पॉलिटिकल एज वेल एज पर्सनल लाइफ ऑफ द अकबर। अकबर की बात करें तो ही वॉज द थर्ड एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर, जिसने 1556 से लेकर 1605 तक इस पूरे भारत की जमीन पर राज किया। अपने इस 49 इयर्स के शासनकाल में उसने भारत में कई पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस किए। वही अपनी एक्सपांशन पॉलिसीज के साथ अकबर ने लगभग सारे भारतवर्ष को अपने कब्जे में ले लिया था। तो चलिए करते हैं अकबर की लाइफ का पूरा डीप एनालिसिस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिसका नाम है द बायोग्राफी ऑफ अकबर। दोस्तों, अकबर की स्टोरी जानने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि यही से क्या होता है हमें पूरा बेस पता चलता है कि ये कहानी शुरू होती है 1530 से। क्योंकि अभी क्या है, यहां पर जो फर्स्ट एम्परर था बाबर वो जा चुका है और हुमायूं जो है उसका बेटा वो मुगलों की इस गद्दी पर आके बैठा है। दिल्ली और जो आगरा का जो रीजन है वहां पे वो आके बैठा है। अब ऐसा नहीं था कि उस समय जो मुगल एम्पायर था वो अच्छी तरह से स्टैब्लिश था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जिस उसका पूरी तरह से ठीक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी तरह से बैंड बजी हुई थी यहाँ पर और पूरा मतलब चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हुए थे सब। तो हुमायूं को सबसे पहले दो पावर्स से लड़ना पड़ता है। जब जैसे वो थ्रोन में आता है 5030 में, तो उसे दो पावर्स के साथ लड़ना पड़ता है। एक तो थे उसके भाई, सब भाई। अब सब भाई नहीं थे, एक भाई उस छोड़कर बाकी के जितने भी भाई थे उसके अपोज में थे, जिसमें कामरान सबसे आगे था, काबुल का रीजन उसके पास था। तो उसके साथ उसकी थोड़ी छोटी मोटी बैटल होती है, उससे वो चलो सुलझा देता है। लेकिन उस जो मेन प्रॉब्लम थे उसके वो थे गुजरात का बहादुर शाह और बंगाल और बिहार के रीजन में था शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी वॉज द आर्मी जनरल, वो सर्व कर चुका था मुगल एम्पायर को भी सबसे पहले। लेकिन अभी क्या होता था, वो अफगान था, इसलिए वो वहां पे जो अफगान जो ट्राइब्स थी वहां पे वो अपनी ताकत को बढ़ा रहा था। तो जो हुमायूं होता है उसने सबसे पहले बहादुर शाह को तो शांत कर लिया था, लेकिन ही वॉज अनसक्सेसफुल टू स्टॉप शेर शाह सूरी। क्योंकि क्या होता है अल्टीमेटली ना 1539 और 1540 में जो दो बैटल लड़ी गई थी, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज में, यहाँ पे हुमायूं हार जाता है शेर शाह सूरी से और यहां से ब्रेक डाउन हो जाता है मुगल एम्पायर। अब कंडीशन ये थी कि हुमायूं को एग्जाइल कंडीशन में भागना था, यहां से दिल्ली और आगरा छोड़ना था, और वो भागकर चला जाता है काबुल में अपने भाई कामरान के पास। अब कामरान के पास पहुंचने के बाद वो मदद मांगता है कि यार भाई मेरी मदद करो, ये यहाँ पर दिल्ली और जो आगरा का जो हिस्सा है, पापा ने जो कमाया है बहुत बड़ा हिस्सा है, ये हमें वापस चाहिए। तो कामरान वॉज नॉट रेडी फॉर दैट, बिकॉज वो पहले से ही नहीं चाहता था कि हुमायूं उस गद्दी पर बैठे। क्योंकि जब उसका कोरोनेशन हुआ था, बाबर ने जब दिल्ली और आगरा को सौंपा था हुमायूं को, तब कामरान की ये इच्छा थी कि वो हिस्सा मुझे दिया जाए और काबुल का जो हिस्सा है, काबुल जो एरिया था, वो हुमायूं को दे दिया जाए। लेकिन ऐसा अल्टीमेटली नहीं होता है। हुमायूं लाडला बेटा था बाबर का और बड़ा भी बेटा था, तो इस हिसाब से जो मेन रीजन था जहां से सबसे बढ़िया पैसा जहां से मिलता था, वो रीजन बाबर ने हुमायूं को दे दिया था। तो इससे बहुत चिढ़ता था कामरान। तो वो अल्टीमेटली मदद नहीं करता है हुमायूं की। मदद करता नहीं, ये तो ठीक बात है, लेकिन वो शेरशाह सूरी को भी इस बात का मतलब बता देता है कि हुमायूं मेरे पास आ गया है, अगर वो तुझे चाहिए तो बंगाल का जो लाहौर का जो रीजन है वो मुझे दे दे और हुमायूं को ये ले जा। अब ये किस्मत थी हुमायूं की कि शेरशाह सूरी उस वक्त किसी भी कंडीशन में नहीं था, किसी भी इसमें नहीं था, पूरे तैश में था वो कि मुझे कोई आपके साथ सुलह नहीं करना है, कोई आपके मतलब आप कोई मतलब हुमायूं छोड़ दो, वो कोई तुम आपके भाइयों के साथ, किसी भी भाई के साथ मुझे कोई सुलह नहीं करना है। आप वहां पे बैठे हो, काबुल में बैठे हो, आपके भाई जो हिंदाल है वो बलूचिस्तान में बैठा हुआ है, आपका दूसरा भाई जो बैठा है वो इस सिंध के एरिया में बैठा है, तो चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो, ज्यादा हलचल करोगे तो मैं वहां पर भी आपको आके मारूंगा। तो ये कंडीशन हो गया था। तो हुमायूं हुमायूं उस समय इस बारे में बहुत किस्मत वाला था, लेकिन वो इस बात को समझ रहा था कि कामरान मेरी मदद तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये मुझे कभी भी मुझ पे पीछे से वार कर सकता है। तो वो क्या होता है, चला जाता है नीचे की ओर, जो सिंध का एरिया है आज का पाकिस्तान का उमरकोट जो एरिया है वहां पे चला जाता है। पहले वो होता था आमेरकोट, वहां पे आमेरकोट का जो राजपूताना कॉन्फिडरेसी वहां पे थी,
वहां पे वो चला जाता है। अब आमेरकोट के जो राजा थे उन वो एक राजपूताना राजा थे, उनका नाम था राणा प्रसाद। ये बहुत ही मतलब सपोर्टर थे हुमायूं के उस समय। अब इसी बीच हुमायूं वॉज मैरिड विथ हमीदा बानो बेगम। अब हमीदा बानो बेगम कौन थी? ये हुमायूं के जो एक टीचर थे बहुत बड़े, उनकी बेटी थी। उनके साथ इसकी उस समय शादी हो जाती है। उस समय ये 14 बरस की थी, 14 साल की थी। और उसके 1 साल बाद शी वॉज प्रेग्नेंट और उसे एक बेटा होता है। अब इस बेटे का जो नाम है, मतलब ये बेटा ही था, ये इसी का नाम है अकबर, जो कि आगे चल के बहुत बड़ा एम्परर बनेगा इस मुगल एम्पायर का। अब ये समय था 15 अक्टूबर 1542 का। मतलब अभी बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज हो चुकी है 1540 तक, और 2 साल बीत चुके हैं। उसके दूसरे साल मतलब 1542 में अकबर पैदा हो जाता है आमेरकोट में। लेकिन अभी हुमायूं के पास वक्त नहीं है, उसे भागना है तुरंत, और वो वहां से भी भाग के चला जाता है पर्शिया। लेकिन अल्टीमेटली कहा जाए तो हुमायूं को नसीब नहीं हुआ अपने बेटे का बचपन। अब यहां से कहानी शुरू होती है अकबर की। तो यहां से यहां तक अपने पूरा बेस आपको खैर आपको पता चला। इसे आपको और भी डिटेल में समझना है तो मैंने बाबर की और हुमायूं की दोनों की भी बायोग्राफी को एक अच्छे से मैंने 2 वीडियोस बनाए हुए उस पर कवर किया हुआ है, जिसमें मैंने पूरे बैटल्स को भी साथ साथ कवर किया है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, ये बाबर के रीजन में लड़ी गई थी। उसके बाद बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, ये हुमायूं के रीजन में लड़ी गई थी। ये सब बैटल को भी मैंने ऑलरेडी कवर किया है। तो आप क्या कीजिए, ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन में है यहाँ पे इसको सबको मैंने एक कंपाइल करके एक लिंक बनाई है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं अल्टीमेटली। वैसे बैकग्राउंड तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। अब आगे चलते हैं स्टोरी ऑफ अकबर के पास। अब इसी बीच क्या होता है, अकबर जैसे ही 10-11 साल का हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वो थोड़ा यंगर टीनेजर्स में है वो, तो कामरान मिर्जा जो है हुमायूं का जो भाई है छोटा, और जो अंकल लगता है अकबर का, वो काबुल में लेके जाता है इसको कि यार चलो यार, तुम बहुत मतलब एक जो बाबर है उसके पोते हो तुम, और ऐसी एग्जाइल कंडीशन में तुम्हें रहना अच्छी बात नहीं है, तो तुम चलो मेरे साथ काबुल में, वहां पे बैठो। अब वहां पे मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वो अपने चाचा और अपनी आंटी के साथ जो रहता है, दरअसल कामरान भी था वहां पे, और अक्सारी बोल के जो दूसरे भाई था हुमायूं का, वो दूसरे चाचा वो थे दोनों, और उसके दोनों उसकी बीवियां, वो इन सब ने मिलके अकबर को अच्छे से पाला पोसा, बड़ा किया उसको, और उसे इस लायक बनाया कि वो बड़ी से बड़ी बैटल में हिस्सा ले सके। वहां पे उसे हंटिंग सिखाई जाती है, उसे रनिंग कैसे करना है, उसको फाइट कैसे करना है, मतलब हर वो चीज है वो सिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अकबर सब सीख लेता है, लड़ना कैसे है, कैसे टैकल करना है, कैसे युद्ध क्षेत्र में जाने, कौन सी टेक्निक यूज करनी है, वो सब सीखता है। लेकिन वो रीडिंग और राइटिंग नहीं सीखता। उसे इसमें कतई इंटरेस्ट नहीं होता है। पढ़ना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लिखना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो क्या करता है, आपको एक मजेदार कहानी बताता हूँ। उसके पास एक आदमी रहता था कि यार जब भी उसका मन करे ना कि पढ़ना है मुझे, हाँ ये कहानी पढ़नी है मुझे, तो बोलता था हाँ चलो शुरू हो जाओ। वो आदमी किताब लेते बैठ खड़ा ही रहता था। जैसे वो अकबर बोल दिया कि हाँ मुझे चलो सुनाओ मुझे कहानी कुछ पढ़ा, तो वो पढ़ना शुरू कर देता था। तो इस हिसाब से वो नॉलेज गेन कर रहा था। उसे किसी एक इंसान की जरूरत रहती थी नॉलेज गेन करने के लिए, हालांकि वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था। अब इसी बीच क्या होता है, 20 नवंबर 1551 के समय में एक बैटल लड़ी जाती है कामरान और हिंदाल के बीच। अब ये हिंदाल कौन है? हिंदाल भी वन ऑफ द ब्रदर है कामरान का, हुमायूं का, और चाचा है अकबर का। तो इन दोनों में ऐसे मतलब ये सब एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे उस समय में। तो इन दोनों में बैटल होती है, और ये बैटल इतनी खूंखार होती है कि इसमें अल्टीमेटली कामरान क्या करता है, हरा देता है हिंदाल को, और साथ ही साथ हिंदाल को मार भी डालता है। तो यहाँ पे हिंदाल तो मर गया। अब हिंदाल के मरने के बाद उसके जो आर्मी थी, उसका जो ट्रूप था, उसका जो रीजन था, वो पूरा लावारिस हो गया था। हिंदाल को बेटा नहीं था कोई भी, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रुकैया सुल्तान बेगम। तो अभी क्या होता है, हुमायूं यहाँ पे एक चाल चलता है। वो क्या करता है, तुरंत पर्शिया से लौटता है, यहाँ पर आ जाता है, और अकबर की शादी कर देता है रुकैया सुल्तान बेगम से, जो कि बेटी थी हिंदाल मिर्जा की। तो हिंदाल के साथ रुकैया के साथ शादी होने के बाद अल्टीमेटली क्या हो गया, अकबर जो उसके हिंदाल के जो ट्रूप्स थे, जो आर्मी थी, वो सब हो गई अकबर की। तो यहां से उसे उस रीजन का, वो जो रीजन था वहां के सिंध का रीजन, वहां का अकबर अल्टीमेटली एक गवर्नर के रूप में वहां पे बैठ जाता है। मतलब ये फर्स्ट टाइम था जहां पे अकबर को एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कोई काम दिया गया था कि हाँ आप इस रीजन में बैठे हो,
यहाँ से आप अपना काम करो, शुरू करो। मतलब 12-13 साल का बच्चा, आप सोच सकते हैं, ये अभी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना शुरू कर रहा है। मतलब यहाँ से उसको एक थोड़ा 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 उसे आगे बढ़ाया जा रहा है थ्रोन की तरफ। अब वह दूसरी ओर क्या हो रहा है, दिल्ली की तरफ, आगरा और दिल्ली की तरफ 1555 आते आते, मतलब पूरा ये सूर्य एम्पायर का जो रीजन चल रहा था उस समय, 1555 आते आते यहाँ पे दो बादशाह मर चुके थे सूर्य एम्पायर के। सबसे पहले शेर शाह सूरी और उसके बाद उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी। अब इन दोनों की मौत के बाद सूर्य एम्पायर जो होता है उसमें एक सक्सेशन गैप आता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सक्सेशन वॉर शुरू होगी, थ्रोन के लिए, गद्दी के लिए झगड़ा शुरू होंगे एक दूसरे का। वो कहेगा नहीं मैं सुल्तान हूँ, वो कहेगा नहीं नहीं मैं सुल्तान हूँ, मैं राजा हूँ। ये किसी का जमाई उठ जाएगा, वो झगड़ेगा, किसी का भाई उठ जाएगा, वो उसके साथ झगड़ा करेगा। तो यहाँ पे ये थ्रोन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है 1555 आते आते। वहां पे दिल्ली और आगरा में एक थ्रोन होता है, वहां पे राज कर रहा है अभी सिकंदर शाह सूरी। ओके, और बिहार और बंगाल का एक रीजन है, वहां पे एक थ्रोन स्टैब्लिश होता है और वहां पे राज कर रहा है आदिल शाह सूरी। तो इस तरह से ये चल रहा है। अब इस सक्सेशन गैप को देखकर हुमायूं को आ जाता है जोश कि यार हाँ चलो, यही मौका है फिर से मुगल एम्पायर को दिल्ली की गद्दी पर स्टैब्लिश करने का, क्योंकि वो 15 साल पहले भाग गया था ना, हरा दिया था उसको शेरशाह सूरी ने यहाँ पे। तो वो इसी फिराक में था कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं दिल्ली की गद्दी पर फिर से अपना मुगल थ्रोन जो होता है वो स्टैब्लिश करूं। 14 फेब 1556 ये वो समय था जब हुमायूं लौट के आता है दिल्ली की गद्दी पर। सिकंदर शाह सूरी को हरा देता है वो। बैरम खान जो होता है हुमायूं का सबसे वफादार सिपे सलार, गवर्नर जनरल बहुत बड़ा, वो उसकी मदद से वो क्या करता है, सिकंदर शाह को अल्टीमेटली हरा देता है और दिल्ली और आगरा की गद्दी को कैप्चर कर लेता है। अब यहां पर फिर से मुगल एम्पायर आ गया था दिल्ली की गद्दी पर। तो इससे डर लग रहा था बंगाल और बिहार में जो बैठा था आदिल शाह सूरी उसे, क्योंकि यार अभी अल्टीमेटली सूरी जब तक था तब तक तो ठीक था, दोनों में ये सुलह हो गया था कि यार भाई तू मेरे हिस्से में नहीं घुसेगा, मैं तेरे हिस्से में नहीं घुसूंगा। सिकंदर के साथ उसका ये चल हो गया था ना कि दोनों में आधा आधा डिवाइड है, मैं बिहार और बंगाल की तरफ रहूंगा और तुम उधर दिल्ली और आगरा की तरफ रहना, मतलब जो एरिया था ऊपर का। तो ऐसा दोनों में ये हो गया। तो अभी क्या हो गया है, सिकंदर शाह अल्टीमेटली हार गया है, वहां पे आ गया है मुगल जो हुमायूं है वो आ गया है पहले का। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये थ्रेट हो सकता है मेरे लिए, आदिल शाह ऐसा सोचता है, ये थ्रेट हो सकता है मेरे लिए कि आगे चलकर वो बिहार बंगाल के रीजन में घुसेगा। तो यहाँ पे वो क्या करता है, उसका एक सबसे बड़ा कमांडर होता है हेमू। अब हेमू बहुत ही उसका मतलब इतना चहेता होता है कि ऐसा कहते हैं कि वो जो आदिल शाह था अपने बेगमों से भी ज्यादा, मतलब उस समय औरतों का भी सुनना उस समय से चलते आ रहा था, बेगमों से भी ज्यादा हेमू पर भरोसा करता था। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो हेमू के हाथ में था, कि जो रिक्रूटमेंट करना है वो उसके हाथ में था, सैलरीज जो देना है उसके हाथ में था, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन के सारे काम हेमू कर रहा था। तो आप ये कह सकते हैं जैसे कि मराठा एम्पायर में जो पेशवास थे, जो पहले एक छोटे एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू करते करते वो पूरा एक रीजन उन्होंने एक्वायर कर लिया था, वो आके राजा ही बन गए थे, छत्रपति बस सिर्फ नाम के रह गए थे। वैसे ही अभी क्या हो रहा है, हेमू पावरफुल हो गया था पूरी तरह से और आदिल शाह जो था पूरी तरह से एक नाम के लिए रह गए थे। हाँ चलो यार वो सुल्तान है बहुत बड़ा, और सब हेमू को ही जानते थे और सब उससे ही प्यार करते थे। तो हेमू क्या अल्टीमेटली सोचता है कि अभी क्या करना है, मुझे जाना है आगरा और दिल्ली और वहां के हिस्से को भी मुझे जीत लेना है। हेमू के लिए और एक लक फैक्टर ये साबित होता है कि हुमायूं की इसी बीच डेथ हो जाती है, एक एक्सीडेंटल डेथ होती है उसकी, कि लाइब्रेरी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, आगरा की एक लाइब्रेरी में वो जा रहा था, उसी बीच चढ़ते चढ़ते उसकी वहां से गिरकर मौत हो जाती है। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बैड लक था मुगल एम्पायर के लिए, क्योंकि अभी अभी 1-2 महीने ही नहीं हुए थे थ्रोन ये पूरा मुगल एम्पायर यहाँ पे स्टैब्लिश होने के बाद दिल्ली और आगरा में, और इसी बीच हुमायूं की मौत हो गई थी, बादशाह की मौत हो गई थी। तो ये एक बैड लक फैक्टर था मुगल एम्पायर के लिए, लेकिन ये लक फैक्टर था हेमू के लिए, और इसी के चलते वो बढ़ रहा था दिल्ली और आगरा की तरफ। अब हुमायूं के जाने के बाद अकबर को थ्रोन पर लाया जाता है, मुगल एम्पायर के थ्रोन पर लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैरम खान। अब बैरम खान तो आपको पहले पता है कि ही वॉज द ग्रेट मिलिट्री जनरल उस समय का, और वो क्या करता है, अकबर को एज ए गार्डियन, अकबर का एज ए गार्डियन बोल के काम करता है कि आप थ्रोन पर बैठो और सब काम जो होगा वो मैं देखूंगा यहां से। अब इसी बीच हेमू पहुंच जाता है दिल्ली और आगरा के पास, वहां पे एक बहुत बड़ी बैटल लड़ी जाती है। वहां पे गवर्नर होता है तरदी बेग नाम का एक गवर्नर होता है वहां पे मुगल का, उसे वो हराकर हेमू वहां का एक खुद को एक राजा घोषित करता है। अब 5 नवंबर 1556 में एक बैटल लड़ी जाती है पानीपत के रन में।
ये बैटल थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। इतिहास में इसे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से ये समझा जाता है। ये बैटल लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच, लेकिन मैं इसे ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अल्टीमेटली अकबर वो कंडीशन में नहीं था कि कोई वॉर लड़ सके, कोई इतनी बड़ी आर्मी को वो हैंडल कर सके। तो अल्टीमेटली कहा जाए तो ये बैटल रियली में लड़ी गई थी बैरम खान और हेमू के बीच। तो इस बैटल में हेमू को एक वन साइड शो देते हुए अकबर हरा देता है और अल्टीमेटली फिर से थ्रोन स्टैब्लिश हो जाता है मुगल एम्पायर का। अब ऐसा नहीं था कि ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद पूरा स्टेबल है मुगल एम्पायर। यहां पर भी अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आगे चलकर अकबर को सॉल्व करना है। पहले 6-7 साल तो सिकंदर शाह सूरी को ही संभालने में लग जाते हैं, क्योंकि वो हार तो गया था यहाँ पे, लेकिन वो पंजाब के रीजन में थोड़ा बहुत एक्टिव था सिकंदर शाह सूरी। तो बैरम खान पहले वहां जाता है, उसे थोड़ा चुप कराता है, वो बंगाल भाग जाता है, फिर वहां पर भी बैरम खान चला जाता है। तो ऐसा कुछ ये 5-6 साल तक चल रहा था इनके बीच, चूहे बिल्ली का खेल जिसे हम कहते हैं। इसके बाद मुगल एम्पायर जो है, अकबर जो है वो अजमेर और जो ग्वालियर का जो फोर्ट है उसे कैप्चर कर लेता है। अब ग्वालियर के फोर्ट में जो थे, ग्वालियर के फोर्ट में उस वक्त जो अफगान जो ट्राइब्स रहती थी उसे वो भगाता है वहां से और अल्टीमेटली फोर्ट को कब्जे में ले लेता है। अब इतना सब होते होते 1559 आ गया था, मतलब अभी यहाँ पे अकबर इन द यंगर स्टेज, और यहाँ पे वो उसे क्या हो रहा है, बैरम खान खटक रहा है अपनी आंखों में। क्योंकि क्या हो रहा है, अल्टीमेटली बैरम खान खुद को एक बहुत बड़ा मतलब किंग ही समझ रहा है। वो ऐसे ऐसे डिसीजंस ले रहा है बिना अकबर के पूछे। अकबर बैठा है बस थ्रोन पे, जा रहा है, कोई भी बैटल लड़ रहा है, संधि किया तो ठीक, हार गया तो हार, ऐसा मतलब वो सलाह मशवरा कर ही नहीं रहा है अकबर के साथ। तो ऐसे में अकबर को गुस्सा आने लगता है बैरम खान पर कि यार क्या है, ये मेरे पिता का एक सिपह सलार था, हाँ ठीक है, इसने बहुत बड़ा काम किया है, मुझे थ्रोन पर बिठाया है, मेरा ये करा है, लेकिन अल्टीमेटली मैं तो हूं तो कठपुतली है ना, मुझे मेरे डिसीजंस लेने हैं। तो वो क्या करता है, बैरम खान को सबसे पहले समझाता है, लेकिन बैरम खान समझने वाला नहीं है ना, क्योंकि गार्डियन है वो उसने पूरे बचपन से ही अकबर को एक साथ में देखा है, गार्डियन है उसका, वो समझ नहीं पाता इस बात को। तो वो एक फाइनली एक कड़वा डिसीजन लेता है कि यार तुम यहां से तुरंत अपना बैग पैक करो और चले जाओ मक्का मदीना, वहां पे थोड़ा अल्लाह की राह पे आप अपना कदम बढ़ाओ, अभी अब मेरे पास तुम्हारी जरूरत नहीं है कुछ। हालांकि अकबर ने ये डिसीजन अकेले नहीं लिया था, महामंगा इसके पीछे थी। अब महामंगा कौन थी? महामंगा एक हरम की एक लेडी गार्डियन थी, जिसने बचपन से अकबर को पाला पोसा था, वो उसके साथ रहता था जो हरम में। तो वो उसे बोलती है कि यार ये बैरम खान बहुत बड़ा होते जा रहा है, आपसे भी बड़ा होते जा रहा है, आप ये बादशाह है यहाँ के, आप एम्परर है, बहुत बड़े एम्परर है, और अल्टीमेटली पूरे डिसीजन तो बैरम खान की है। तो आपको क्या करना चाहिए, उनको या तो अदब से रहने के लिए बताना चाहिए, या तो फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए, अपने रीजन से निकाल देना चाहिए। तो अल्टीमेटली अकबर उनकी बात मानता है और बैरम खान को निकाल देता है। यहां से अच्छे मतलब अकबर की जो रियल एक्सपांशन पॉलिसीज है वो शुरू होती है। मतलब अब तक जो एक्सपांशन पॉलिसीज हो रही थी वो बैरम खान की मदद से हो रही थी, अब रियली जो डिसीजंस हो गए एक्सपांशन के विद द पॉइंट ऑफ एक्सपांशन, वो पूरे अकबर के हो गए, उसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं होगा, वो खुद डिसीजंस लेगा, कहाँ जाना है, कहाँ लड़ना है, किसे हराना है, किसके साथ संधि करनी है, ये पूरे डिसीजंस अब अकबर लेगा। अब सबसे पहले हुमायूं क्या करता है, मालवा से शुरू करता है ये पूरा, कि अभी यह मालवा का जो रीजन है ये सबसे पहले मुझे कॉन्कर करना है। तो वो क्या करता है, अपने जो फॉस्टर ब्रदर होता है आदम खान, उसे भेजता है कि आप मालवा में जाओ और वहां से वो पूरा जीत लो। अब वो आदम खान वहां चला जाता है, वहां के राजा को हरा देता है, पूरा वो जीत भी लेता है। लेकिन क्या होता है, ही वॉज नॉट गुड आर्मी जनरल उस समय का, क्योंकि वो क्या करता है, पूरा जीत तो रहा था लेकिन वो गद्दारी कर रहा था अकबर से। वो जीत का जो भी हिस्सा है वो खुद रख लिया, खुद थोड़ा बहुत हिस्सा उसे दे दिया, कह दिया कि कुछ नहीं था वहां पे, ऐसा कुछ वो कर रहा था। तो ये बात अकबर को समझ में आ रही थी, और आगे चलकर अकबर क्या करता है, फिर उसे हटा देता है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ गवर्नर, और खुद क्या कर रहा है, अभी लीडर बन के अभी पूरी जो बैटल फील्ड में वो खुद उतरेगा। खानवा को जीतने के बाद वो सेंट्रल पार्ट में घुस जाता है, मतलब जो अभी का जो महाराष्ट्र का जो ऊपर का एरिया है खानदेश का, वहां का एक सुल्तान था बाज बहादुर, उसे हरा कर वो खानदेश का रीजन भी अपने कब्जे में ले लेता है। अब ये पूरी तरह से ये होने के बाद अभी बाकी था राजपूताना कॉन्फेडरेसी। अब यहाँ पर आमेर, मेवात और नागौर, ये जो रीजन थे, ये जो टेरिटरीज थी राजपूताना टेरिटरीज, ये पहले से ही मुगल एम्पायर के अंडर आ चुकी थी। मतलब वो बोल रहे थे नहीं नहीं, हमें आपके साथ लड़ना नहीं है, हम आपके अंडर होके काम करते हैं। आमिर के साथ तो एक पॉलिटिकल उसने एक रिश्ता भी कर लिया था कि
आमेर के जो राजा थे, राजा भारमल, उनकी जो बेटी थी रानी जोधा, हालांकि उनका नाम रानी जोधा नहीं था, वो इतिहासकार ऐसा बताते हैं, लेकिन जो आगे की जो स्टडीज हुई थी, जो रिसर्च होते हैं, उसमें ये साबित हो गया है कि उनका नाम जोधा नहीं था, क्योंकि अभी वो बोल दिया है, लिख दिया है, तो सब जोधा बोलते हैं, इसलिए अल्टीमेटली हमें वही बोलना चाहिए। तो अल्टीमेटली जोधाबाई के साथ मैरिज होने के बाद एक पॉलिटिकल रिलेशन हो गया था कि ये अभी झगड़ा नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन अभी बहुत से ऐसे राजपूताना किंगडम्स बाकी थे जीतने के अकबर के लिए, जो कि वो जीतने के बाद वो बहुत अहम हिस्सा हो जाते हैं उसके रीजन के। सबसे बड़ा था मेवाड़ का रीजन। अब मेवाड़ में उदय सिंह नाम के जो राजपूत बहुत बड़े राजा थे, उदय सिंह वहां पे राज कर रहे थे। 1567 आते आते अकबर वहां पे एक हमला कर देता है उस चित्तौड़ का जो किला होता है वहां पे, और यहाँ पे बहुत बड़ी बैटल होती है जिसमें अल्टीमेटली उदय सिंह हार जाते हैं और 1568 में वो एग्जाइल कंडीशन में वहां से भाग जाते हैं अपने बेटे को लेकर। अब ये उनके जो बेटे थे ये आगे चलकर बहुत बड़े एक सूरमा बन के उभरेंगे, महाराणा प्रताप जिन्हें हम जानते हैं, और ये आगे चलकर अकबर के नाक में पूरा दम कर देंगे कि अकबर लास्ट मतलब आखिरी दम तक कभी उन्हें हरा नहीं पाए। बहुत बड़े सेनानी थे ये, बहुत बड़े वॉरियर थे ये। तो आगे चल के ये होगा। तो यहाँ पे अभी क्या कहता इन शॉर्ट पीरियड जो चित्तौड़ का जो किला था वो अभी मुगलों के अंडर राज्य का है, और इसी के साथ पूरा जो एरिया था राजपूताना एरिया टेरिटरीज का, वो भी अभी कब्जे में आ गया है अकबर के। अब इनको जीतने के बाद अकबर वाज मूविंग टू गुजरात एंड बंगाल रीजन। अभी ये गुजरात और बंगाल जीतने के पीछे और एक बहुत बड़ा दो चीजें सबसे बड़ी उसके दिमाग में थी। सबसे पहला कि इन दोनों ने उसके पिता के नाक में बहुत दम कर दिया था। गुजरात में पहले मैंने बताया ना आपको, बहादुर शाह था जिसने जो बहुत नाक में दम कर रहा था हुमायूं के। उसके बाद शेर शाह सूरी बंगाल में था, तो उससे चिढ़ थी उस रीजन से कि यार ये हिस्सा मुझे चाहिए ही चाहिए, तो ये एक वन ऑफ द रीजन था। उसके बाद गुजरात का और बंगाल का जो ये रीजन था, ये ट्रेडिंग सेंटर आप जैसे कह सकते हैं कि यहाँ से यूरोप और अफ्रीकन जो कंट्री थी वहां से ट्रेडिंग होता था, क्योंकि ये दोनों को भी एक समंदर है। बंगाल से अगर कहा जाए तो बंगाल बे है वहां पे, और यहाँ पे अरबी सी है। तो यहाँ पे एक पोर्ट होते थे, यहाँ पे ट्रेडिंग पोर्ट होते थे, और यहाँ से ट्रेडिंग पोर्ट का हाथ में आना मतलब पैसा, और अल्टीमेटली कोई भी राज पैसे से ही तो चलता है ना। तो अकबर वॉज थिंकिंग कि ये दोनों अगर मेरे हाथ में आ जाए तो आई विल बिकम अ वेरी मच वेल्दी पर्सन, वेरी वेल्दी एम्परर। तो ये सोचकर वो इन दोनों को जीतने के लिए आगे की कैंपेन लड़ेगा। अब बंगाल में एक कुरानी डायनेस्टी राज कर रही है। वहां पे एक जो सुलेमान खान है वहां का बादशाह है बहुत बड़ा, बंगाल रीजन टेरिटरी उसके अंडर है पूरी तरह से। वही गुजरात की बात करें तो वहां पर राज है मुजफ्फर शाह का। अब अकबर शुरू करता है गुजरात से, क्योंकि गुजरात उसके सबसे नजदीक है, तो वहां से शुरू करता है। 1573 में वो पूरी तरह से अहमदाबाद को कैप्चर कर लेता है पूरी तरह से, और वहां का जो सुल्तान होता है वो वहां से भाग खड़ा होता है और डेक्कन भाग जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, उसे भी कैप्चर कर लिया जाता है बाद में, और उसे एक पेंशन कंडीशन में रख देता है अकबर की, यार भाई आपको एक छोटा सा एरिया में दे देता हूँ, वहां पे आपको हर महीने इतना इतना अमाउंट आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा, और आप यहाँ पे रहो, खुश रहो, मुझे ज्यादा आगे चल के तकलीफ मत दो। आप आगे का जो ट्रेडिंग सेंटर्स है आपके, जो सूरत है, अहमदाबाद है, ये ट्रेडिंग सेंटर आगे से मुगल एम्पायर के रहेंगे, और यहाँ से ये पूरा ट्रेडिंग का जो पैसा जो है, यहाँ के जो टैक्सेशन कलेक्शन का जो हिस्सा है वो मैं यहाँ से देखूंगा। तो अभी गुजरात तो पूरी तरह से अकबर के हाथ में आ गया। अब रहा बचा बाकी बंगाल। लेकिन अब क्या हो गया था, सुलेमान खान जो होता है बंगाल का जो एम्पायर होता है वो मर गया था, और उसके बाद उसका बेटा थ्रोन पे था। अभी वहां का जो खुर्रम एम्पायर था वहां का थ्रोन पे था, उसका नाम था दाऊद खान। अब यहाँ पे क्या होता है, अकबर अकेला नहीं जाता, मतलब खुद नहीं जाता वहां पे लड़ने के लिए। एक बिहार का उसका एक गवर्नर होता है मुनीम खान बोल के, उसको वो भेजता है कि यार तू जा आगे जाके उसको लड़ाई शुरू कर दे, मैं पीछे से आता हूं लड़ने के लिए। 1574 में पूरा पटना का जो एरिया होता है, बंगाल का जो पटना का उस समय पटना का रीजन था वो बंगाल के इसमें आता था, तो उसको पूरी तरह से सीज कर लेता है वो जो गवर्नर था उसका, अकबर का। और इसी के साथ साथ जो बंगाल भी था उसके बाद वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है अकबर के वहां जाने से। बैटल ऑफ तुकराई लड़ी जाती है 1575 में, अकबर के साथ साथ वो बैटल लड़ी जाती है। तो वो बैटल में अल्टीमेटली जो दाऊद खान था वो भाग के उड़ीसा के रीजन में चला जाता है। अभी उड़ीसा उस समय उड़ीसा नहीं था, वो भी बंगाल का एक रीजन हुआ करता था, तो वो अभी क्षेत्र बच चुका है खुर्रम डायनेस्टी का। और यहाँ पे अभी जो बंगाल का जो मेन रीजन है वो अभी चला गया, अंडर आ गया है मुगल एम्पायर के। तो वो एग्जाइल कंडीशन में अभी दाऊद खान भाग गया है। और ऐसी कंडीशन में अभी क्या होता है,
अकबर चला जाता है वापस दिल्ली और आगरा की तरफ कि चलो अभी तुम आगे का देख लो। उसके सरदार को सबको, उसके जो गवर्नर है उनको सबको बोल देता है और वो चला जाता है दिल्ली और आगरा की तरफ। अब इसके बाद क्या होता है, दाऊद खान वापस मुड़ के आता है। 1 साल बाद वो वापस मुड़ के अपने रिक्लेम करने के लिए आता है अपने टेरिटरी को, नहीं यार बंगाल मेरा है, मुझे दे दो वापस। तो अब यहाँ पे क्या होता है, दाऊद खान कुली नाम का जो एक गवर्नर होता है वहां पे बैठा होता है बंगाल में अकबर का। वो क्या करता है, इसके साथ बैटल करता है और पकड़ लेता है दाऊद खान को और उसका सर कलम कर देता है और उस सर को भेजता है अकबर के पास। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अभी पूरी तरह से दाऊद खान ये हार चुका है, दाऊद खान को हमने मार दिया है और अभी बंगाल का जो रीजन है अपने तरफ से। तो इस सर को देखकर अकबर बहुत खुश होता है। आगे चल के इसको जो खान था कुली खान को, इसको बहुत बड़े ओहदे पर भी रखा था अकबर ने। तो अब इस हिसाब से गुजरात और बंगाल का जो भी एरिया है वो अभी पूरी तरह से बाबर के अकबर के कब्जे में है। अब इसके बाद वो लाहौर के कैंपेन्स कुछ करता है, आगे चल के वो अफगानिस्तान के कुछ टेरिटरीज को एक्वायर कर लेता है। लेकिन अब अल्टीमेटली कहा जाए तो ये पूरा नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है और साथ साथ अफगानिस्तान का रीजन है वो पूरी तरह से अब अकबर के कंट्रोल में आ चुका है। ओके, इन द मिडल एज ऑफ उसके मिडल एज में ये पूरी तरह से ये कैंपेन में वो पूरी तरह से उसके हिस्से में आ गया। इसके बाद जो लेट पीरियड आता है 1593 के बाद का, इसके ये क्या करेगा फिर, अभी साउथ का जो रीजन है, दक्कन का जो रीजन है, दक्कन में जो सल्तनतें पड़ी है, अहमदनगर में जो है, उन सबको एक 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 करके वो जीतेगा। खैर वो इतनी बड़ी बैटल्स नहीं थी, वो इजीली अकबरवाद जीत गया था। और ये बैटल नहीं थी, थोड़े बहुत समझौते थे, क्योंकि क्या होता है अल्टीमेटली आप जब इतना बड़ा राजपाट चलाते हो तो समझौता उसमें बहुत बड़ी चीज होती है। आप जाके हर वक्त वहां पे बैटल लड़के पूरा वहां पे किसी को बिठा के आप आ नहीं सकते। वहां के राजा के साथ आपको थोड़ा सुलह करना पड़ेगा, चौथ की रकम आप मुझे दिया करो, आप हमारे छत्र छाया में हो, ऐसा बोल दो आप, और हम क्या करेंगे, चले जाएंगे। आपको कुछ का और काम करना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में देना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन आप चलाइए, बस हमें पैसा दीजिए, ऐसा काम करना होता है। तो यही काम साउथ के तरफ अकबर ने किया। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, फिर भी वो उसके अंडर ही है ना, तो वो उसका रीजन ही हुआ, अकबर का रीजन हुआ। तो ये पूरी तरह से एनेक्सेशन वो कर देता है। मतलब 1595 आते आते अभी ये पूरा कॉन्कर कर लेता है। तो अभी इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो हिस्सा है, लगभग आप सोच सकते हैं आज का जो भारत है उससे भी ज्यादा रीजन अभी अकबर के पास है। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी, क्योंकि ये तुगलक के समय हुआ था, दिल्ली डायनेस्टी थी, 1300 का जो समय था, 1300 शतक था, जो दिल्ली सल्तनत थी, तुगलक वहां पे राज कर रहे थे। उस समय इतनी बड़ी टेरिटरी हुआ करती थी जो कि पूरी तरह से इंडिया की टेरिटरी थी, वो अभी अकबर के टाइम पीरियड में आ गई थी। तो उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक डायनेस्टी ने, किसी एक एम्पायर ने इतना बड़ा खुद का जो पूरा रीजन स्टैब्लिश किया है। तो यहां से खत्म होती है कहानी अकबर के एक्सपांशन पॉलिसीज की, कि यहाँ पे ये रुक गया था, इसके आगे उसने कोई एक्सपेंशन पॉलिसीज नहीं की। इसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन में गुम हो गया, फिर बाद में वो कल्चरल्स के काम करने लगा, कोरी, उसके बाद दूसरे रीजनल पॉलिसीज थी उसकी, कुछ ने रिलीजन्स में उसने काम किया, बहुत सी ऐसी चीजें थी, वो हमें आगे चल के जानना है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहीं तक रुकेंगे एक्सपांशन पॉलिसीज के बाद। इसके बाद हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज क्या थी, टैक्सेशन पॉलिसीज क्या थी, बाद में उसकी कल्चरल पॉलिसीज क्या थी, उसके बाद रीजनल पॉलिसीज क्या थी, धर्म कौन से उसने अपनाए, क्या क्या किया, वो आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे। तो ये पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है। इसके बारे में आपको कोई अगर सवाल पूछने हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा नरेशन, मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में अकबर के, तब तक के लिए धन्यवाद।